चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा क्षण जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जरा सोचिए, 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का एक आम दिन। आसमान एकदम साफ, सूरज चमक रहा है। लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। और फिर आसमान में एक अमेरिकी B-29 हवाई जहाज दिखाई देता है। सुबह के ठीक 8:15 पर उस जहाज से कुछ नीचे गिरता है। उसे जमीन तक पहुंचने में लगते हैं पूरे 43 सेकंड। और यही वो 43 सेकंड थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और बस एक पल में सब कुछ खत्म। ये एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी शक्ति थी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मजे की बात तो यह है कि इस हथियार को बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने खुद इसकी विनाश लीला को देखकर हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की इस पंक्ति को याद किया था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। तो सवाल यह है कि उन 43 सेकंड के बाद आखिर हुआ क्या? हिरोशिमा का जो मंजर था वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब ये जो आंकड़े हैं ये सुनने में ही खौफनाक लगते हैं। बम के धमाके ने एक पल में आग का एक ऐसा गोला बना दिया मानो जैसे सूरज ही धरती पर उतर आया हो। लोग इतनी तेजी से भाप बन गए कि पत्थरों और दीवारों पर उनकी काली परछाइयां हमेशा के लिए छप गईं। और जो लोग उस धमाके में तुरंत नहीं मरे, उनके लिए तो जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए थे। धमाके के बाद तेज हवाओं का तूफान आया और जब वो शांत हुआ तो आसमान से काली चिपचिपी बारिश होने लगी। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये हवा में मौजूद जहरीले धुएं और भाप का एक जानलेवा मिश्रण थी। ये सब देखकर सुनकर जाहिर है एक ही सवाल मन में उठता है, आखिर ये बम गिराया ही क्यों गया? इस फैसले के पीछे की वजह क्या थी? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में। तो देखिए, उस समय जापान आक्रामक तरीके से अपना साम्राज्य फैला रहा था। वो एक ग्रेटर एशिया बनाने की बात तो करते थे, लेकिन असल में वो दूसरे देशों पर कब्जा करके उनके संसाधन लूट रहे थे। जब जापान ने फ्रेंच इंडोचाइना पर हमला किया तो अमेरिका ने उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें सबसे बड़ा था तेल का प्रतिबंध। और ये जापान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो अपना 80% तेल अमेरिका से ही खरीदता था। तो जापान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्हें लगा कि अगर वो अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करके उसे तबाह कर दें तो अमेरिका डर जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस हमले ने एक सोते हुए शेर को जगा दिया और अमेरिका को सीधे सीधे दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। ये समझने के लिए कि 1945 में अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, हमें उस वक्त पैसिफिक में चल रहे युद्ध की क्रूरता को समझना होगा। ये स्लाइड उस सोच को दिखाती है जिसने जापानी सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि उनका सम्राट ईश्वर का रूप है और उसके लिए जान दे देना सबसे बड़ा सम्मान है। सरेंडर करना या हार मान लेना सबसे बड़ा अपमान। इसी सोच ने कामिकाजी पायलट्स को जन्म दिया, जो अपने विमानों को दुश्मन के जहाज़ों से टकरा देते थे। ओकिनावा की लड़ाई एक तरह से एक डरावना ट्रेलर थी कि अगर अमेरिका ने जापान की जमीन पर हमला किया तो क्या होगा। जापानी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़े। इस एक छोटी सी लड़ाई में 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 2 लाख से ज्यादा जापानी, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। इन आंकड़ों ने अमेरिकी मिलिट्री कमांडरों को हिलाकर रख दिया। अब देखिए, इसी बीच राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और ये सारी जिम्मेदारी, ये मुश्किल फैसला आ जाता है नए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के कंधों पर। और ट्रूमन के सामने जो विकल्प थे वो दोनों ही बेहद भयानक थे। एक तरफ था जमीन पर हमला करने का विकल्प, जिसमें अंदाजा था कि 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी, और दूसरी तरफ था एक नया खुफिया हथियार जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। जापान को एक आखिरी चेतावनी दी गई। इस घोषणा में साफ कहा गया कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता है तो उसका तत्काल और पूर्ण विनाश होगा। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि यह विनाश आखिर होगा कैसा, और जापान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो आज इतने सालों बाद भी खत्म नहीं हुई है। इन घटनाओं का क्रम देखिए कितना तेज था। हिरोशिमा पर बम गिरा, लेकिन जापान की सेना फिर भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं थी। फिर सोवियत संघ ने जापान पर हमला कर दिया और उसके ठीक अगले ही दिन अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया, और तब जाकर जापान ने हार मानी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये बमबारी वाकई जरूरी थी?
क्या ये एक दुखद लेकिन जरूरी कदम था, या एक ऐसा युद्ध अपराध जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? तो जो लोग कहते हैं हाँ ये जरूरी था, उनका तर्क क्या है? उनका कहना है कि इससे 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान बच गई और एक क्रूर युद्ध का जल्दी अंत हो गया। उनका यह भी कहना है कि जापानी सेना इतनी कट्टर थी कि वो कभी सरेंडर करती ही नहीं, और उस समय रेडिएशन के लंबे समय तक चलने वाले असर के बारे में किसी को ज्यादा पता भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसे एक युद्ध अपराध मानते हैं, वो कहते हैं कि और भी रास्ते थे। वो चाहते तो किसी गैर आबादी वाले द्वीप पर बम गिराकर अपनी ताकत दिखा सकते थे। और कई लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत संघ के हमले के बाद जापान वैसे भी सरेंडर कर देता, जिससे नागासाकी पर दूसरा बम गिराना पूरी तरह से गैर जरूरी था। और देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि एक ही घटना पर नजरिए कितने अलग हो सकते हैं, जो अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने उस घटना को कैसे अनुभव किया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1991 में भी लगभग 29% जापानियों ने माना कि यह बमबारी उचित थी, जो दिखाता है कि यह सवाल कितना ज्यादा जटिल है। चलिए इस पूरी बहस को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। हजारों मील दूर एक बटन दबाकर लाखों लोगों की जान लेने का फैसला करना शायद अलग बात है, लेकिन सोचिए, अगर हजारों लोगों को बचाने के लिए किसी एक बेगुनाह इंसान की जान अपने हाथों से लेनी पड़ती, तो क्या तब भी वही फैसला लिया जाता? ये एक ऐसी नैतिक दुविधा है जो हमें दूरी से लिए गए जीवन और मृत्यु के फैसलों की असलियत पर सोचने पर मजबूर करती है।